कि आप अपने बिजनेस के लिए या फिर प्रैक्टिस पर्पस के लिए या फिर ब्लॉगिंग करने के लिए एक नई वेबसाइट बना रहे हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ से आपको न्यू क्लाइंट्स मिलेंगे, गूगल एडसेंस से इनकम होगी, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। न्यू क्लाइंट्स, कस्टमर्स और स्टूडेंट्स, तो बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ से न्यू वेबसाइट बनाने के बाद। लेकिन सिर्फ वेबसाइट बनाना काफ़ी नहीं है, आपके कस्टमर्स, आपके विजिटर्स और गूगल को पता होना चाहिए कि आपने वेबसाइट बनाई है। अगर गूगल को पता नहीं है, ऑडियंस को पता नहीं है, सीधी बात है, गूगल को पता नहीं चलेगा तो ऑडियंस को तो कौन दिखाता है? गूगल ही दिखाता है। तो गूगल को पता नहीं तो गूगल किसी और को दिखा नहीं पाएगा। तो सबसे पहले गूगल को पता चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने ब्रांड न्यू वेबसाइट अभी जस्ट न्यू बनाई है, लेकिन वो अभी गूगल सर्च रिजल्ट में नहीं आ रही है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नई वेबसाइट इतनी जल्दी सर्च रिजल्ट में नहीं आती, लेकिन आपको वेबसाइट बनाए हुए काफ़ी समय हो चुका है और वो गूगल सर्च रिजल्ट में नहीं आ रही है, तो समझ लो कुछ तो गड़बड़ है। तो आपको अपनी वेबसाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू पे जहाँ पे अभी मैंने बताया आपको। तो दोस्तों, आज मैं कुछ कॉमन 5 प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि गूगल पे सर्च इंजिन पे आपकी वेबसाइट की लिंक नहीं दिखती या फिर आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर पा रही है। तो इस केस में आपको क्या करना है, तो कुछ 5 कॉमन प्रॉब्लम बता रहा हूँ। रैंक क्यों नहीं होती है, इस पे रैंक कैसे करना है वो नहीं बता रहा मैं, रैंक क्यों नहीं हो रही है वो बताता हूँ और उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा आपको। सो हे गाइस, वेलकम टू बेस्ट वेलन। मेरा नाम है सुजान। तो इस चैनल पे हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ओवरऑल पकड़ के चलो कि थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड टॉपिक्स एंड आइडियाज़ को डिस्कस करते रहते हैं। सो आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब, बेल आइकन, लाइक, शेयर जो चाहे कर लो, कमेंट भी कर लो दिल करे तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है कीवर्ड्स। कहीं आप अपने वेबसाइट में, ब्लॉग पेज में रॉन्ग कीवर्ड्स का तो यूज़ नहीं कर रहे हो। अभी कीवर्ड्स क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आपका नाम है, आपको मैं आपके नाम से बुलाता हूँ, तो ये हो गया आपका कीवर्ड, राइट। तो मैंने आपके नाम से बुलाया तो आप मेरे पास देखोगे। तो उसी तरीके से जो विजिटर है वो गूगल पे कुछ ना कुछ क्वेरी सर्च करेगा, कुछ ना कुछ कीवर्ड को सर्च करेगा और उस कीवर्ड से मिलती जुलती किसी का टाइटल है, पोस्ट किसी ने बनाया हुआ है उसका टाइटल हो गया, उसके टाइटल के अंदर के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि हेडिंग्स हो गए, इमेजेस हो गए, इमेजेस पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट कौन सा यूज़ किया है, हेडिंग्स पे कौन से टेक्स्ट यूज़ करे गए हैं, क्या हेडिंग में फोकस कीवर्ड है, क्या टाइटल में फोकस कीवर्ड है, क्या पैराग्राफ में फोकस कीवर्ड है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। उसके बाद गूगल उस वेबसाइट को आपके सामने प्रेजेंट करता है या फिर जो भी विजिटर है सर्च करने आता है उसके सामने प्रेजेंट कर देता है। तो कीवर्ड गलत यूज़ नहीं करना है, सही कीवर्ड्स आप यूज़ कीजिए। जैसे कि आपको टाइटल में कीवर्ड यूज़ करना है, टाइटल के बाद जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ में भी हमारे कीवर्ड्स होने चाहिए। जैसे ही हमारा ब्लॉग या पेजेस स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पे भी हमारा फोकस कीवर्ड होना ज़रूरी है। उसी के साथ साथ अगर कोई इमेजेस यूज़ करते हो तो इमेजेस में भी फोकस कीवर्ड इमेजेस में नहीं आता, लेकिन उसके लिए आप इमेज के अल्टरनेटिव टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो। तो इमेज में अल्टरनेटिव टेक्स्ट, इमेज का नेम हो गया, फाइल नेम हो गया, वहाँ पे आप फोकस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जो हेडिंग्स हो गए वहाँ पे भी आप फोकस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो, ताकि गूगल को पता चले कि आपने कौन से कीवर्ड पे ब्लॉग बनाया है, कौन से निश पे आप काम करते हो, वो सारी चीज़ें गूगल को पता चले। तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको 2 वेबसाइट्स के नाम बताने वाला हूँ। तो पहला जो यहाँ पे है वो keywordtool.io और जो दूसरा है hsupertools.com। कीवर्ड्स को फाइंड करने के बाद आपकी वेबसाइट में जो भी मेटा डेटा है, हेडर्स है, पोस्ट का कंटेंट है, इमेजेस है, हेडिंग्स है, उन सारी जगहों पे आपको फोकस कीवर्ड का यूज़ ज़रूर करना है। तो ये जो है पहली प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। तो दूसरा जो प्रॉब्लम हमको नॉर्मली देखने को मिलता है कि गूगल खुद ही आपके वेबसाइट को इंडेक्स नहीं कर रहा। गूगल खुद से ही आपकी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं कर रहा। अब इंडेक्स करना और नॉट इंडेक्सिंग करना, जैसे कि आपने बुक देखा होगा, कोई ना कोई बुक्स होते हैं उसके अंदर इंडेक्स होता है, राइट, इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि आपके पूरे के पूरे बुक में या फिर पूरे के पूरे जो है चैप्टर, जो है चैप्टर इंडेक्स लिखा हुआ रहता है कि फर्स्ट चैप्टर ये है, सेकेंड ये है, थर्ड लेसन ये है, फोर्थ लेसन ये है, तो इंडेक्स बनाया हुआ रहता है। तो उसी तरीके से गूगल में भी वेबसाइट के इंडेक्स होते हैं। तो आपने कोई वेबसाइट बनाई है, उसके अंदर कोई अपने पोस्ट लिखा है, कोई पेजेस बनाए हैं, तो वो गूगल पे इंडेक्स नहीं है। तो गूगल कई बार इंडेक्स नहीं करता है और मैं बताना चाहूँगा, इसको थोड़ा सा और क्लियरिफाई करना चाहूँगा, जो कि हम खुद से नहीं चाहते कि वो इंडेक्स हो जाए। और कई बार हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक पेजेस मेरे इंडेक्स हो, और स्पेसिफिक कुछ पेजेस है
या पोस्ट है जो कि इंडेक्स ना हो, लेकिन ऑटोमेटिकली गूगल पे आपके पोस्ट और पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब गूगल अपने डेटाबेस में आपके पोस्ट को इंडेक्स नहीं कर पा रहा, ऐड नहीं कर पा रहा। अभी गूगल आपकी वेबसाइट को अपने डेटाबेस में क्यों ऐड नहीं कर पा रहा? क्योंकि आपकी वेबसाइट पर साइट मैप नहीं है। अब जानते हैं कि साइट मैप क्या है। आपकी वेबसाइट पर जितने भी पेजेस हैं, जितने भी पोस्ट हैं, उन सभी को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके एक मैप बनाया जाता है। उसी को हम लोग साइट मैप बोलते हैं। तो ये साइट मैप बनाया कैसे जाएगा और मिलेगा कहाँ पर? साइट मैप आपको रैंक मैथ में या फिर योस्ट एसईओ में या फिर एसईओ करने के लिए वर्डप्रेस में आप कोई भी प्लगइन यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट नहीं बना रहे हो, कहीं और से बना रहे हो, कस्टम कोडिंग कर रहे हो, और फिर आपको साइट मैप कहाँ पे मिलेगा? तो ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर्स बहुत सारे हैं जो कि फ्री में आपको साइट मैप बना के दे देते हैं, तो उनका भी आप यूज़ कर सकते हो। सो अभी हम लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट पे रैंक मैथ प्लगइन है, तो उसके हेल्प से हम लोग साइट मैप को फाइंड करेंगे। तो डैशबोर्ड पे मैं चलता हूँ। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे रैंक मैथ आपका इंस्टॉल्ड रहेगा, ठीक है। रैंक मैथ इंस्टॉल्ड रहेगा तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रैंक मैथ कहाँ पे, तो रैंक मैथ यहाँ पे है। तो रैंक मैथ के अंदर यहाँ पे आप देखोगे साइट मैप सेटिंग लिखा हुआ है, तो साइट मैप पे क्लिक करेंगे और ये जो है ये आपका साइट मैप है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था आपके पेजेस को, पोस्ट को ऑर्गेनाइज करके देखो इस तरीके से बनाया जाता है। पेजेस के अंदर देखो, पोस्ट के अंदर जितने भी आपके पोस्ट रहेंगे वो पोस्ट आपके सारे दिख रहे हैं। तो पेजेस के अंदर जितने भी पेजेस रहेंगे वो पेजेस आपके दिखेंगे। तो अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करके एक मैप बनाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं साइट मैप। तो ये लिंक को आपको कॉपी कर लेना है और आपको कहाँ पे सबमिट करना है? आपको सर्च कंसोल पे जाना है, ठीक है। सर्च कंसोल पे जाना है, सर्च कंसोल पे लॉगिन कर लेना है आपको। लॉगिन करने के बाद अपनी वेबसाइट सिलेक्ट करनी है, वेबसाइट सिलेक्ट करना है, साइट मैप पे क्लिक करना है। अभी ऑलरेडी यहाँ पे मेरा एक साइट मैप लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे कोई भी आपकी साइट मैप नहीं लगी हुई है, स्टेटस सक्सेस नहीं है, तो यहाँ पे आपको जो यूआरएल आपने कॉपी किया उसको पेस्ट करके सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये साइट मैप आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये एक तरीका था साइट मैप को ऐड करने का। चलो साइट मैप तो आपने बना लिया, ठीक है, फिर भी ऐड नहीं हो रहा, सर्च इंजन में शो नहीं कर रहा है। तो robots.txt नाम की एक फाइल होती है, चाहे वर्डप्रेस हो, चाहे ब्लॉगर हो, कोई भी वेबसाइट हो, वहाँ पे robots.txt नाम की फाइल होती है। अगर उसमें कोई मैल फंक्शन हो जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो गूगल में आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो पाती है, उसको नो इंडेक्स मार्क किया जाता है। किसी वेबसाइट को नो इंडेक्स मार्क करने का मतलब ये होता है कि आप उस वेबसाइट को गूगल पे नहीं दिखाना चाहते, तो ये माल फंक्शन की वजह से हो जाता है। तो अगर आपको पता करना है कि आपके पोस्ट और पेजेस गूगल में इंडेक्स है या नहीं है, तो आप अपने वेबसाइट के सोर्स कोड में जाकर भी चेक कर सकते हो, या फिर अगर आपकी वेबसाइट किसी CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बेस पे बनी हुई है, जैसे कि वर्डप्रेस है, सो आपको अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लेना है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपका जो भी पोस्ट है, जो भी पेजेस है, जैसे कि पोस्ट या पेजेस कहीं पर भी आप चेक करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ऑल पोस्ट पे आता हूँ मैं। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखो ऑल एसईओ स्कोर्स है, ऑल एसईओ स्कोर्स में आपको नो इंडेक्स लिखा हुआ है, या फिर रैंक मैथ में आपको यहीं पे दिख जाएगा इंडेक्स्ड है या फिर इंडेक्स्ड नहीं है। यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है नो इंडेक्स करके मैंने यहाँ पे फ़िल्टर कर दिया। तो यहाँ पे जो नॉट इंडेक्स्ड रहेगा वो दिखेगा, लेकिन अभी मेरे सारे के सारे पोस्ट इंडेक्स्ड है, तो यहाँ पे नॉट इंडेक्स्ड वाले कोई भी पोस्ट हमको नहीं दिख रहा है। तीसरा पॉइंट हो सकता है नो ऑथोरिटेटिव बैकलिंक्स। चलो आपने वेबसाइट बना ली है और आपको सर्च इंजन पर रैंक करना है, तो आपको सबसे पहले गूगल के नज़रों में अपनी ऑथोरिटी और क्रेडिबिलिटी को बनाना पड़ता है आपके वेबसाइट की, ठीक है। वेबसाइट की अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी को आपको बहुत अच्छी बनानी पड़ती है। तो इस तरह की अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो गूगल अपने व्यूअर्स को सबसे ज़्यादा बेस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट्स देना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो अगर आपका कंटेंट बेस्ट है, क्वालिटी कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपके पोस्ट को भी गूगल सजेस्ट करेगा। तो गूगल क्या क्या देखता है? गूगल देखता है कि बेस्ट कंटेंट कौन से वेबसाइट पे मिल रहा है, क्या वो जो वेबसाइट है जहाँ जिस वेबसाइट पे आपको मिल रहा है, क्या वो वेबसाइट उस नीश में, उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है या नहीं। उस वेबसाइट्स को, मतलब उस वेबसाइट को और कितने वेबसाइट्स पॉइंट कर रही है। मतलब अगर मेरे पास कोई बंदा आता है, बोलता है अरे यार मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ, मैंने बोला अरे तो उसके पास जा, मैंने उस पर पॉइंट किया, ठीक है, मैंने रेफरेंस दिया,
मैंने रेफरेंस दिया उसके पास, तो मैंने क्या किया, उसके पास पॉइंटर दे दिया, बैकलिंक दे दिया। अभी जितनी अथॉरिटी मेरी जितना बड़ा आदमी में हो, अगर मेरे से उसको बैकलिंक जा रहा है, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई तो बात है। तो कितनी वेबसाइट उसकी तरफ पॉइंट कर रही है वो भी मैटर करता है। और गूगल देखता है कि उस वेबसाइट को कितने ज़्यादा बैकलिंक्स मिले हैं, उसके बैकलिंक्स की क्या क्वालिटी है, बैकलिंक्स देने वाली वेबसाइट की क्या रिप्यूटेशन है, वो सारी चीज़ें गूगल देखता है। अगर इन सारी चीज़ों में आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे से परफॉर्म कर जाती है तो गूगल 100% आप ही को रैंक करेगा, आप ही की वेबसाइट को रैंक करेगा, आप ही के पोस्ट को सबसे पहले डिमांड देगा। तो बैकलिंक क्या होती है मैंने बता दिया, लेकिन फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बैकलिंक का मतलब होता है कि एक वेबसाइट है, जैसे कि एक फूड की वेबसाइट है जहाँ पे वो फूड के रेसिपीज़ बनाते हैं, दूसरी वेबसाइट है टेक्निकल वेबसाइट है, ठीक है। तो फूड के बारे में बता रही है जो भी वेबसाइट है, वहाँ पे ब्लॉग लिखा है फूड के बारे में, वो नहीं चाहते टेक्निकल फील्ड वाला ब्लॉग अपने पास लिखना। लेकिन फूड में ऐसे कोई टेक्निकल पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि कुकर हो गया या फिर कोई ऐसे इक्विपमेंट हो गए जो कि टेक्निकल है और उसके बारे में उनको अच्छे से नॉलेज नहीं है, लेकिन तो किसी और टेक्निकल जो बंदा है उसने बहुत अच्छे से ब्लॉग लिखा हुआ है, तो फूड वाला बंदा क्या करेगा, उसके ब्लॉग की लिंक अपने ब्लॉग में दे देगा। इससे क्या हो जाएगा कि फूड वाला जो ब्लॉग है उसको टेक्निकल में जाना नहीं पड़ेगा और उसके ऑडियंस को जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी, जो कि बेस्ट क्वालिटी की थी, वो भी यहाँ से प्रोवाइड हो गई। तो फूड वाले बंदे ने या टेक्निकल वाले बंदे को एक बैकलिंक दे दिया। तो बैकलिंक में डू फॉलो नो फॉलो भी होते हैं, जैसे कि आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाते हो, कोरा पे चले जाते हो, वहाँ पे लिंक दे देते हो, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके आप कमेंट कर देते हो, वहाँ पे अपनी वेबसाइट की लिंक दे देते हो, तो वो नो फॉलो बैकलिंक होती है। उनके वेबसाइट पे तो लग गई लेकिन वो नो फॉलो होती है, और सामने वाला बंदा खुद से देता है वो डू फॉलो बैकलिंक होती है, जो कि बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होती है। और जो नो फॉलो बैकलिंक होती है आपके लिए नेगेटिव काम करती है। क्लियर? तो बैकलिंक बनाना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है। तो इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है वो एसईओ एक्सपर्ट्स और एजेंसीज़ को हायर करती है ये अपना काम कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप एसईओ में एक्सपर्टाइज कर लेते हो तो ये सारे काम भी आप कर सकते हो। तो चौथा पॉइंट है कि आपके वेबसाइट को गूगल ने पेनल्टी दे दी है अच्छी खासी, ठीक है। यूट्यूब पे कॉपीराइट स्ट्राइक आता है ना, तब आपकी ट्रैफिक कम हो जाती है, उसी तरीके से गूगल भी पेनल्टी लगाता है मस्त वाली। ये क्यों लगाता है? तो आपने बहुत ज़्यादा स्पैम्स कर दिए, बहुत ज़्यादा बैकलिंक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की वेबसाइट्स पे जाके अपने वेबसाइट की लिंक्स लगा रहे हो, या फिर किसी का कंटेंट चोरी करके यूज़ कर रहे हो, प्लेगराइज कंटेंट का यूज़ कर रहे हो, रिपीटेड कंटेंट का, कॉपी कंटेंट का आप यूज़ कर रहे हो, और ये गूगल की नज़रों में आते ही गूगल आपको अच्छी खासी पेनल्टी लगा देता है, जिससे कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना कम हो जाता है। और ये हरकतें आप बंद नहीं करते तो गूगल आपको सर्च रिज़ल्ट में से भी हटा देता है। तो आपको पेनल्टी लगी है, तो आपके वेबसाइट पे पेनल्टी लगी है या नहीं लगी है, इसे आप चेक करना चाहते हो तो आपको आना है search.google.com पे, गूगल सर्च कंसोल आपको सर्च करना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको एक बार लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपकी जो भी वेबसाइट है, जो वेबसाइट आपकी है, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है और सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस में यहाँ पे आपको मैनुअल एक्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर कोई भी आपने गड़बड़ करी हुई है या फिर आपके ऊपर गूगल ने कोई पेनल्टी लगाई है तो वो एक्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर कोई पेनल्टी नहीं है तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। अगर यहाँ पे पेनल्टी आपको दिख जाती है तो यहीं पे आपको, जैसे कि आपने जो भी गड़बड़ करी हुई है उस गड़बड़ को फिक्स कर दो। फिक्स करने के बाद आप यहाँ पर रिकन्सिडरेशन के लिए सबमिट का बटन मिलेगा आपको। तो उसको करने के बाद गूगल को जब भी टाइम मिलेगा गूगल आपके वेबसाइट को चेक करेगा कि आपने जो भी गलतियाँ करी थी क्या उसको आपने फिक्स करी है या नहीं करी है। अगर कर दी है तो फिर से आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना स्टार्ट कर देगा यूट्यूब। गूगल अरे यार यूट्यूब मेरे दिमाग में घुस गया। गूगल स्टार्ट कर देगा गूगल। अगला जो लास्ट पॉइंट है वो जो होता है वो एल्गोरिदम के अपडेट्स की वजह से होता है। गूगल ने कोई नया एल्गोरिदम अपडेट दे दिया है, उसमें क्या हो जाता है कि बहुत सारे चेंजेस करता है। सर्च करने का तरीका, लोगों के कीवर्ड का टारगेटिंग करने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें एल्गोरिदम में चेंज करी जाती है। तो कई बार हम जैसे डेवलपर्स को, ब्लॉग राइटर को, कंटेंट राइटर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो जाता है, हमको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक्स भी मिलने लग जाते हैं। लेकिन कई बार मेजर अपडेट्स में हमको उनके एल्गोरिदम के हिसाब से ना चलने के कारण, मतलब नया एल्गोरिदम सेट हो गया ना, तो वो एल्गोरिदम और हमने पहले किया हुआ काम
ये मैच नहीं कर पाता तो हमारी ट्रैफिक कम हो जाती है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी ट्रैफिक कम हो चुकी है? तो आपको गूगल एनालिटिक्स पे ध्यान देना है। अगर सडनली अचानक में आपकी ट्रैफिक डाउन होने लग जाती है समझ लो, फिर आपको जाके देखना कि गूगल ने कोई लेटेस्ट एल्गोरिदम या फिर कोई अपडेट लॉन्च तो नहीं किया है। तो अगर किया है तो उस अपडेट में क्या क्या चीज़ें बताई गई, उस अपडेट को ऑब्जर्व करो, समझो और उसके हिसाब से अपने ब्लॉग पोस्ट को ऑप्टिमाइज कर लो और आपका नॉर्मली फिर से पहले जैसा काम करने लग जाएगा या फिर और भी अच्छे तरीके से काम करने लग जाएगा। सो गाइज, ये टॉप के बहुत ही कॉमन 5 प्रॉब्लम्स थे जो कि मैंने इसका सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स आपको बता दी है कि आपकी वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन पे रैंक क्यों नहीं कर रही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। इस तरीके के और भी ज़बरदस्त वीडियो मैं लेके आते रहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।